welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. करण जौहर ने किस तरह के थॉट्स शेयर किए ऑन सोशल मीडिया? अब किस सेलिब्रिटी ने किया KRK के ऊपर डेफेमेशन केस? किस मामले में ईडी ने रकुलप्रीत सिंह और राणा दागुबाती, रवि तेजा जैसे सेलेब्स को भेजा समन? आलिया भट्ट के लुक्स को किसकी याद दिला गए पैप्स? थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा आलिया जी, थोड़ा सा पीछे आलिया जी, बस बस बस. आलिया मैम यहाँ पे. आलिया जी कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ. क्या क्या? रणवीर सिंह. बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर की जगह रणवीर सिंह का नाम सुनकर आलिया भट्ट हुई कंफ्यूज्ड. क्या क्या? रणवीर सिंह. एयरपोर्ट पर पैप्स ने डाल दिया आलिया भट्ट को धर्म संकट में. आलिया भट्ट और पापरात्जी का फनी इंटरैक्शन हुआ वायरल. क्या क्या? रणवीर सिंह. एक्ट्रेस आलिया भट्ट अपने बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर की फेवरेट कैप में एयरपोर्ट पर आई नजर और पैप्स ने आलिया भट्ट को देखते ही पहले उनसे पूछा उनका हालचाल और फिर जल्दबाजी में कह दिया कि उनका रणवीर सिंह वाला लुक काफी अच्छा लग रहा है, जिस पर आलिया भट्ट हुई सरप्राइज्ड. तो पैप्स ने खुद को करेक्ट करते हुए रणबीर कपूर वाला लुक कहा और आलिया भट्ट यहाँ से स्माइल करती हुई चली गयी. क्या क्या? रणवीर सिंह. आलिया जी. ओके बाय बाय. बाय बाय, गुड नाइट. वैसे यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आलिया भट्ट यहाँ कूलली और कामली पैप से इंटरैक्ट करती दिखी, क्योंकि पिछले कुछ पैप मीट्स के दौरान आलिया भट्ट ज्यादा अच्छे मूड में नहीं थी और उन्होंने पैप्स के पोज करने की रिक्वेस्ट को नहीं सुना था, जिसके बाद नेटिजन्स ने आलिया भट्ट को उनके एटीट्यूड के लिए जबरदस्त तरीके से स्लैम किया था. लेकिन इस बार लगता है अपने इंटरैक्शन से आलिया भट्ट ने अपने फैंस का दिल जीत लिया है और नेटिजन्स भी आलिया भट्ट की कर रहे हैं तारीफ. That's the most she interacted, but good progress. Another user wrote, so she is responding to Paps. एक और यूजर ने लिखा, so cute and not rude. यानी आलिया भट्ट और पैप्स के पिछले कुछ इंटरैक्शंस नेटिजन्स को अच्छी तरह से याद हैं. यही वजह है यहाँ जब आलिया भट्ट ने पैप्स से इंटरैक्ट किया तो उनकी नेटिजन्स कर रहे हैं तारीफ. आलिया जी थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा आलिया जी, थोड़ा सा पीछे आलिया जी, बस बस बस. आलिया मैम यहाँ पे. आलिया जी कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ. क्या क्या? रणवीर सिंह. आलिया जी हम आपको मिस कर रहे हैं बॉम्बे में, जल्दी आ जाए. थैंक यू आलिया मैम. सो जाओ जाके. मूविंग ऑन, आलिया भट्ट की ये कैप तो आपको याद ही होगी, जिसे कुछ वक्त पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए रिवील किया था कि जब वो रणबीर कपूर को मिस करती हैं तो उनकी बिलोंगिंग्स के साथ सेल्फी लेती हैं और ये वही कैप है जो नजर आई एयरपोर्ट पर भी. वैसे आलिया भट्ट के इस लुक को कई यूजर्स ने पसंद किया, लेकिन एक यूजर ने आलिया भट्ट को ढिंचैक पूजा से कंपेयर कर दिया, which is hilarious. Well, आलिया भट्ट और पैप्स के इस इंटरैक्शन को देखकर आपको क्या लगता है? क्या नेटिजन्स की ट्रोलिंग के बाद हुआ है आलिया भट्ट का चेंज ऑफ हार्ट? आलिया जी थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा आलिया जी, थोड़ा सा पीछे आलिया जी, बस बस बस. आलिया मैम यहाँ पे. आलिया जी कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ. क्या क्या? रणवीर सिंह. आलिया जी हम आपको मिस कर रहे हैं बॉम्बे में, जल्दी आ जाए. थैंक यू आलिया मैम. सो जाओ जाके. मेरे ऊपर भी
भी बहुत सारा मजाक उड़ाया गया है। लोग आते हैं, बात करते हैं, चले जाते हैं और अगले हफ्ते की कंट्रोवर्सी का इंतजार करते हैं। A lot of talk goes on about nepotism within our industry. करण जौहर ने जीवन और मृत्यु को लेकर लिखा एक खास पोस्ट। करण जौहर ने लिखा, लोग गुजर जाते हैं, हम कौन सा जिंदा हैं। क्या करण जौहर को किसी खास गुजरे हुए शख्स की आ रही है याद? क्या करण जौहर के इस पोस्ट का किसी भी तरह से लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत से है कनेक्शन? क्या करण जौहर ने इंडस्ट्री के अंदर चल रही खींचतान को कर दिया है एक्सपोज? करण जौहर ने आज अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट से सबको हैरान कर दिया। लाइफ और डेथ और इंडस्ट्री में होने वाली गॉसिप को लेकर करण जौहर ने एक ऐसा पोस्ट लिखा जिसे देखकर हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया है कि करण जौहर यहाँ क्या किसी खास गुजरे हुए शख्स और उसकी डेथ के बाद हुए ड्रामा की बात कर रहे हैं। करण जौहर के इस पोस्ट को लेकर कई मीडिया रिपोर्ट्स में इशारा किया गया है कि हो ना हो करण जौहर ने सुशांत सिंह राजपूत को दिमाग में रखते हुए ये पोस्ट लिखा है। करण जौहर के इस पोस्ट पर नजर डालें तो उन्होंने लिखा है, कोई गुजर गया, फिर आपने अफसोस वाला बटन दबा दिया, वही लाइफ इज टू शॉर्ट, वही बात 1000वीं बार दोहराने लगे, गिले शिकवे मिटाने का जिक्र भी हुआ, फिर अचानक आपने अपने बारे में बिचिंग सुनी और आपने भी वही किया, बिचिंग। वाह जनाब, लोग गुजर जाते हैं रोज, पर हम कौन सा जिंदा हैं। करण जौहर के इस पोस्ट में है ढेर सारे मतलब। अगर इस मैसेज को डीकोड किया जाए तो यही समझ आ रहा है कि किसी के गुजर जाने पर हर कोई अफसोस जताता है, उसकी तारीफ करता है, लेकिन कुछ ही समय बाद जब अपनी बिचिंग इंडस्ट्री में सुनते हैं तो फिर से खुद भी वही करने लगते हैं। यानी करण जौहर का इशारा है इंडस्ट्री के फेक कल्चर की तरफ, जहां मुंह पर तो सभी अच्छे बनते हैं लेकिन कान के कच्चे होने की वजह से एक दूसरे की बिचिंग करते हैं। करण जौहर जनरली इस तरह की क्रिप्टिक पोस्ट सोशल मीडिया पर नहीं डालते, लेकिन अब उनके इस पोस्ट से साफ हो गया है कि इंडस्ट्री में अंदर ही अंदर खींचतान चल रही है और कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत की सैड डिमाइस के बाद जो भूचाल खड़ा हुआ था उसने इंडस्ट्री को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। अब देखना होगा करण जौहर कब तक अपने इस क्रिप्टिक पोस्ट का मतलब फैंस को समझाते हैं, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि करण जौहर अपने इस पोस्ट से किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं और वो फैंस के सामने किसे एक्सपोज करना चाहते हैं। राणा दागुबाती रकुलप्रीत सिंह को एक बैंड सब्सटेंस केस में ईडी ने किया समन। टॉलीवुड एक्टर रवि तेजा, डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ और प्रोड्यूसर चार्मी कौर को भी ईडी ने किया समन। 4 साल पुराने एक बैंड सब्सटेंस केस में ईडी ने इन सेलिब्रिटीज को किया है समन। फिल्म सेलिब्रिटीज और इलीगल सब्सटेंस केस का क्या है कनेक्शन? एक रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2 से 22 के बीच इन सेलिब्रिटीज को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होना है, जहां रकुलप्रीत सिंह को 6 सितंबर, राणा दागुबाती को 8 सितंबर, रवि तेजा को 9 सितंबर को पेश होना है। इसके अलावा पुरी जगन्नाथ और चार्मी कौर को भी ईडी अलग अलग डेट्स पर समन करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 4 साल पुराना एक केस है जिसे एक्साइज डिपार्टमेंट की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लेकिन इन एक्टर्स के खिलाफ सबूत की कमी होने की वजह से कोई चार्जशीट फाइल नहीं की गई थी। वहीं एसआईटी ने जब इन सेलिब्रिटीज से पूछताछ भी की थी तब इन सभी ने इस केस में किसी भी तरह के रोल से इनकार कर दिया था। वहीं इस केस की डिटेल शेयर करते हुए एक ईडी ऑफिशियल ने कहा है, Around 12 cases were booked by Telangana Excise and Prohibition Department and 11 charge sheets were filled. Mostly drug traffickers, around 8 persons were charge sheeted in the cases then. Most of them are lower level drug traffickers. We have called excise officials as witnesses. Likewise, till we get evidence, Tollywood celebrities will be considered as witnesses. Their names have figured in the investigation. यानी फिलहाल के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन सेलिब्रिटीज को विटनेस की तरह ट्रीट करेंगे जब तक उनके हाथों में कोई सबूत नहीं लग जाता। लेकिन ये काफी चौंकाने वाली बात है
कि जब भी प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस की बात आती है तो बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज का नाम कहीं ना कहीं से इन केसेस में जुड़ जाता है। आपको याद ही होगा किस तरह सुशांत सिंह राजपूत की सैड डिमाइस केस में जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कार्रवाई शुरू की थी, तब सेलिब्रिटीज के कई ऑब्जेक्शनेबल व्हाट्सएप मैसेजेस सामने आए थे, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती, रकुलप्रीत सिंह, दीपिका पादुकोण से लेकर सारा अली खान तक से एनसीबी ने पूछताछ की थी। अब देखना होगा इस नए केस में क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सेलेब्स के खिलाफ और सबूत जुटा पाती है या इन सारे सेलेब्स को क्लीन चिट मिलती है। केआरके ने बिना सलमान खान का नाम लिए फिर से उन्हें किया वॉर्न। केआरके ने कहा, सलमान खान के करियर को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। बिना सलमान खान का नाम लिए कैसे केआरके ने फिर से उन्हें किया टारगेट। केआरके, मनोज बाजपेयी और सलमान खान का ओपन वॉर। केआरके और सलमान खान के बीच चल रही टसल किसी से नहीं छिपी, लेकिन इसी बीच खबर आई है कि केआरके के खिलाफ मनोज बाजपेयी ने इंदौर में डेफेमेशन केस फाइल कर दिया है। केआरके ने खुद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर इस बात की जानकारी देते हुए कहा है, I haven't received any notice till now, but media says that Manoj Bajpayee has filed a defamation case against me in Indore. When Manoj is living in Mumbai, then why he went to Indore to file a case? He doesn't trust Mumbai police and judiciary? You all know who is from Indore? लेकिन इस पोस्ट के ठीक बाद एक और मैसेज पोस्ट करते हुए केआरके ने बिना किसी का नाम लिए लिखा है, And who asked Manoj to file case from Indore to harass me instead of Mumbai? Daduji, you can't save your career by harassing me. You're making entire Bollywood to gang up against me to stop me from reviewing your films. But it won't work. I will still review your all films. केआरके का इशारा साफ है कि मनोज बाजपेयी किसी के कहने पर उनके खिलाफ इंदौर में केस फाइल कर रहे हैं और फैंस का ऑलरेडी कहना है कि हो ना हो केआरके अपने ट्वीट में यही इशारा कर रहे हैं कि सलमान खान उन्हें हरास कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें, मनोज बाजपेयी के वकील ने कंफर्म किया है कि जुलाई 26 को किए गए अपने एक ट्वीट में केआरके ने उनके क्लाइंट को डिफेम किया था, जिसकी वजह से उन्होंने केस फाइल किया है और खुद कोर्ट के सामने आकर मनोज बाजपेयी ने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया है। यानी सलमान खान और मनोज बाजपेयी ने केआरके के अगेंस्ट ऑफिशियली लीगल केस फाइल कर दिया है। क्या केआरके इन दोनों केसेस के बाद सेलेब्स के खिलाफ बुरा भला बोलना छोड़ देंगे? आपको क्या लगता है? डू शेयर योर व्यूज विद अस। वैसे केआरके के ऊपर कोर्ट ने ऑलरेडी सलमान खान के खिलाफ कुछ भी लिखने पर पाबंदी लगा रखी है। इसके बावजूद इनडायरेक्टली ही सही, केआरके सलमान खान को टारगेट करने से नहीं चूक रहे, जैसे कि उन्होंने रिसेंटली सलमान खान के एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ ऑफिसर के रोके जाने पर अपने एक पोस्ट में लिखा था। Coming up on the show, The Empire के स्टार कास्ट डीनो मोरिया, आदित्य सील और दृष्टि धामी ने जूम से किया एक्सक्लूसिवली इंटरैक्ट। Hello and welcome to Zoom TV. I'm Parul Sharma and I hope you and your loved ones are safe and well. Today I have with me Deenu Moria, Drashti Dhami and Aditya Seal, and together they form the stellar cast of The Empire. Hi guys, how are you doing? Very well. How are you? And I really hope you and your loved ones are great. Thank you, we are. Deenu, you're playing the antagonist of the show and your character seems threatening and menacing and all shades of dark, right? What was the darkest or the maddest place that you went to within yourself to play this character? Didn't go into himself. Didn't go into yeah, I mean, I have a really mischievous, crazy mind. So, you know, I went into some crazy places, especially in some of the scenes, you know, which we have. I rehearsed in my mind a lot. I prepared a lot. So I've gone into some, I mean, there are some scenes where I brutally destroy people, right? And so you're going against the grain, so you just have to enact it. But you go into those
spaces in your mind that what if you did that actually, you Right. know, would you be okay with it? Would you be smiling when you come out of it? And what makes it more menacing is when you're actually doing it like it's you do it every day. You know, so killing someone is like, I do it for a laugh. So you go into a little dark space every now and then to bring out that ease of killing someone. Drashti, you mentioned how you initially didn't go with any prep on the set on the very first day of your shoot, and that you were taken aback by how in the zone and prepared your castmates were. Now, after having completed what I'm sure was an extremely grueling process as an actor and even personally, what would you say you've learned from being on the sets of The Empire and working with this group of people so closely? Like he said, I think what I've learned is you should always be prepared. You should definitely go prepare yourself and then go on set. Secondly, I've learned how to really be in the character when you're on set. You can't keep on going on set because it's not, your scene's not going to come out how you want it to. So you have to be in the zone. You have to be thorough with your lines. You have to think it like 1,000 times in your mind. How do you want to play it before you actually play it? And that's when I think you just get the right character out. You're in the character. You're in the character. And any personal learnings from your castmates, the people sitting next to you, or Shabana ma'am, Kunal, any of them, anything that you particularly will take with you to your next project? Apart from Chhati dikhao is what I've learned from both of them. Chest hair, apparently. None. She learned a lot. No, I think I've learned, I've hardly shot with him, but from Dino, I've learned he's actually very, very cool-headed on set. He'll make you feel very warm. The first day I shot with him, I didn't feel like I was working with him for the first time. And of course, everyone knows who Dino is. Like, everyone would know, Yeah. okay, this hot man is walking into the room, and then you have to like act with him and whatever. But I love you. he really, he didn't make you feel that, okay, yeah, I mean, I don't know who you are and I'm working with you for the first time. I taught her, I think she learned from me, I didn't have to teach it, that how to be in the zone. So my scene with her was, guys, you cannot miss that scene. What a performance, both of us. Oh my God. So what I, subconsciously I taught her was, in that scene, I'm supposed to be sleeping. So I taught her how it's done to be in the zone. I slept. And I still you were so properly connected slept. in the scene. No jokes. Itna pyar dikh In raha the tha. zone. How did the three of you get any work done being like this? Please tell me. That's all I want to know. Natasha, I think we were all very different when now that she's not around us. Oh no. I was a brat. No, with I was her. not at all. Absolute She brat. Okay, No, she Aditya, question for you. Being a part of an ensemble cast, and especially on a show of this scale, I imagine it might be easy to kind of get lost in the sheer grandeur and the chaos sometimes. What was something that you feel you brought to the table as an actor that helped you stand your own and stay grounded? One cup of coffee to the table. What do you bring to the table? Don't say chhati and all. I got this to the table. You know what I'm saying? But no, I mean, Humayun as a character is not something that you can overlook or overshadow. So I didn't have to do much. And fortunately, I did have some action sequences which I actually enjoyed doing. So got my space to do that. He's looking very good in the show. I saw that promo bit. Yeah, the scene where he had to lie down and be sick, he was looking good. Just a bunch of good-looking people doing their thing. The prep for it, then tell me that. Apart from this, what is that like? It takes a lot of courage To come with a clean slate. to come with a clean slate, and I walked on set with a clean slate. It's Humayun's younger days. He was you read about his conquest and all that, but this is before that, before he's taken the throne. So he had to start off on a clean slate. I didn't want him to have the baggage of the thought that he will be on the throne one day. So it took me a lot of courage to just walk on set and be as childlike as we have tried to show him in the show. Thank you and good luck. We're all super excited for the show and can't wait. Thank you. Thanks for so having much, us. Thank you guys. Bye. Bye.